ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब हम बात करेंगे झारखंड के छात्रों के हल्ला बोल के। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। आंदोलनकारी छात्र अपनी दो मांगों को लेकर अभी भी धरने पर हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच हो और इसके साथ ही जेपीएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए। इस बीच छात्र 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा भी निकालने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले रास्ते पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस विवाद का समाधान करें, लेकिन अभी तक सरकार से अगले राउंड की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 10 तारीख के बाद अब तो अभी तक कोई कॉल नहीं आया है वार्ता को लेकर के। हम लोग जो हर रोज हर पल इंतजार कर रहे हैं सरकार हमसे वार्ता करे और हमारी मांगों को पूरी करे। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहां आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। टीडीपीएल के जरिए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को भी जनहित याचिका के माध्यम से जांच के दायरे में लाने की मांग है। इस बीच सीआईडी ने जांच तेज की। सीआईडी की टीम जेपीएससी धांधली में शामिल 7 आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल से एक वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए बराबर साजिश कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से आज जांच कमेटी गठित हुई और इतना कार्रवाई हो रही है और सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन में मेरे आंदोलन के शुरुआत के लगभग 29-30 दिन बाद जुड़ करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। समय आने पर मैं सारे खुलासा करूंगा। जानकारी देते दर्शकों को कि 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं, 100 जवान तैनात कर दिए गए हैं। हेमंत सोरेन के घर के चारों तरफ सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है। ये मामला खिंच क्यों रहा है? देखिए, अब एक तो पहले ये स्पष्ट हो जाए बात कि जो छात्र हैं वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इन्होंने ये कहा कि हम सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। हमारी कोई ऐसी योजना नहीं है कि हम सीएम आवास जा करके घेरेंगे। इसलिए ये जो डर है ये उनका जो विधानसभा का मार्च हुआ था और जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी और इसमें भी राज्य के अलग अलग हिस्से से लोग आ रहे हैं, तो इसको लेकर के उनको चिंता उनकी बड़ी है कि अगर आ गए छात्र तो फिर क्या होगा। अगर घेर लिया उसके बाद कहीं और कोई कार्रवाई हो गई, एक बार तो लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर के इतनी आलोचना हो रही है, तो वो उसके पहले से अपनी वो तैयारी कर रहे हैं कि आसपास की घेराबंदी हो जाए, वो ना है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो सीएम आवास घेरने नहीं जा रहे हैं। अगर बीजेपी के छात्र भी इसमें जुड़ गए हैं, अब जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो लोग करें तो वो अलग बात है। जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो नहीं करने जा रहे हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि क्यों मामला खींच रहा है, इसमें अब आज ही एक रिपोर्ट छपी है और हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर है वो, कि जिस 143 सीट के लिए जेपीएससी की परीक्षा हुई थी और परीक्षा रद्द हुई है, उसमें उसका दूसरा पहलू है ये कि जो 2200 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका क्या कसूर है। उसमें 1800 लोगों ने अपनी ओएमआर सीट भी फाइल कर दी है। ओरिजिनल ओएमआर सीट की जो कार्बन कॉपी उनको मिली थी उन्होंने भी फाइल कर दिया। वो बड़ा एक ह्यूमन स्टोरी है कि कैसे एक पेयर है जो मुंबई से आ रहा है मेंस की परीक्षा देने, उसने प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो वो उन लोगों का क्या दोष है? वो भी तो सफर कर रहे हैं, उस पहलू को भी तो देखना होगा। एक परीक्षा रद्द होती है, फेल होने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा होगी। उस 143 सीट के लिए 14,000 लोग परीक्षा में अपियर हुए थे, जिसमें 2200 सेलेक्ट हुए, तो फेल होने वाले 12,000 लोग हैं। लेकिन चुने गए 2200 लोगों के तो कसूर नहीं है ना, उसमें से 1800 लोगों ने ओएमआर सीट फाइल की है। तो जब एक परीक्षा आप कैंसिल करते हैं तो बड़ी संख्या में दूसरे लोग जो सफर करते हैं, जो सेलेक्ट हुए रहते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनकी उम्मीदें बंधी होती है कि अब हमको हमारा करियर एक रास्ते पर आ रहा है, उनका भी एक मामला होता है। तो कोई भी सरकार परीक्षा रद्द होने, रिजल्ट आने के बाद
प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद या मेंस का रिजल्ट आने के बाद जब आप परीक्षा को कैंसिल करते हैं तो एक दूसरा बड़ा समूह उससे प्रभावित भी होता है जी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक परीक्षा तो रद्द हो गई, अब अगर परीक्षा छात्र कह रहे हैं कि सीजीएल की भी परीक्षा रद्द कर, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है, फिर कहा जा रहा है कि 6 साल की सारी परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उसके पहले की परीक्षाएं रद्द कर दीजिए, उन सब की भी जांच कराइए, धांधली हो रही है। तो इन सब चीजों का बड़ा रिफल इफेक्ट होता है, हजारों हजार लाखों लोग प्रभावित हो जाएंगे। और तो सरकार को यह भी सोचना होता है, सरकार को उन लोगों का भी ध्यान रखना होता है। अब कोर्ट में जो मामला चला गया है वहां भी हमको लगता है कि वहां से कोई जल्दी से जल्दी वहां इस बात की सुनवाई हो करके कोई आ जाना चाहिए। जैसे 2024 के नीट की परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। जहां जहां जिस सेंटर पर गड़बड़ी की शिकायतें हैं वहां दोबारा परीक्षा कर, लेकिन फिर री एग्जामिनेशन तो नीट का हुआ था। नहीं, 24 में नहीं हुआ था, जिस सेंटर्स पर हुआ था, लिमिटेड सेंटर्स पर हुए थे। जैसे गुजरात में गोधरा, हरियाणा में ये हिसार, झारखंड में हजारीबाग। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पूरी परीक्षा रद्द मत करिए, 24 लाख छात्रों की परीक्षा, जहां गड़बड़ी की शिकायत है वहां रद्द करिए। हाई कोर्ट पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन परीक्षा धांधली पर जो छात्रों ने आंदोलन किया था, आंदोलन का सामना करे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नए माइनिंग बिल पर ऐतराज जताया है। इसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी राहुल गांधी को भी लिखी है। इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को वार्निंग देते हुए लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। हेमंत सोरेन ने सवाल उठाया कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक का, अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इस मामले को लेकर सीएम सोरेन ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा, केंद्र के इस बिल पर साइन करने से पहले विचार करने की अपील की। यह बिल गुरुवार को ही संसद से पास किया गया है। तो यह अपील दरअसल राष्ट्रपति से की गई है क्योंकि पास तो ऑलरेडी हो ही चुका है। नए माइनिंग बिल को लेकर हेमंत सोरेन का तर्क यह है कि माइनिंग पर स्टेट टैक्स सीमित करने से राज्य की आय कम हो जाएगी और इससे राज्य को सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। राज्य की आय कम होने से शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट प्रभावित होगा और सेस राजस्व से राज्य में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसके फंड में भी कमी आएगी। सोरेन ने कहा कि राज्यों को अपनी खनिज भूमि पर टैक्स लगाने का विधायी अधिकार है और नया बिल इस संवैधानिक अधिकार को कमजोर करता है। तो एक प्रदर्शन वैसे ही चल रहा है, उस प्रदर्शन के ऊपर दूसरा प्रदर्शन हावी करने की तैयारी है जो हेमंत सोरेन सरकार कह रही है। देखिए ये बिल पास हो चुका है और जहां तक इसमें देखिए, लेकिन अगर झारखंड सरकार के नजरिए से देखिए तो ये तर्क संगत है। कारण ये है कि ये अभी की बात नहीं है। आजादी के बाद एक पॉलिसी आई थी, हम सब लोग जानते हैं, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उसमें क्या था कि जो मध्य भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, ये जो खनिज संपदा वाले राज्य थे लेकिन तटीय राज्य नहीं थे, तो यहाँ के खनिज को, खासकर कोयले को, बाकी आयरन ओर्स को, सबको ये कहा गया कि राज्य के बाकी, देश के बाकी जगह भी उसी रेट पे मिलेंगे। तो होगा क्या कि अगर मुझे कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो हम तो तटीय इलाके में जाएंगे ना, क्योंकि इंसेंटिव मेरा होता कि खनिज अगर सस्ता मिल रहा है तो हम उन जगह पे जाके एस्टेब्लिश करते। कारण इसका यह हुआ कि पूरा दक्षिण और पश्चिम के राज्य जो हैं वो काफी डेवलप हो गए और इससे पूरा उत्तर पूर्व और मध्य जो सेंट्रल इंडिया है उसके राज्य जो खनिज संपदा में थे वो पिछड़ गए। तो ये नीति, अब ये बिल पास हो चुका है, केंद्र सरकार की अपनी रेशनलाइजेशन है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पे आजादी के बाद भारत के पूर्वी राज्य और उत्तरी और मध्य राज्यों के हिसाब से देखिए तो उनका हमेशा इस पे घाटा होता है और उसके बाद माइग्रेशन जो होता है इन राज्यों से पश्चिम और दक्षिण राज्यों की तरफ होता है। तो ये एक तर्क संगत डिमांड है, लेकिन एकदम सही समय पर उनके हाथ में ये मसला आया है। बिल्कुल, उस समय डाइवर्ट करने के लिए वो एक पॉलिटिकल पहलू है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और जहां तक पॉलिसी की बात है, इसे हम मानते हैं कि जो पूर्वी और उत्तर और मध्य भारत के राज्य हैं उनके साथ से फ्रेट इक्वलाइजेशन से लेकर उनकी संपदा को देश के बाकी जगह आप उसी रेट पे देंगे तो उन राज्यों का क्या होता है कि आर्थिक पिछड़ापन होता है और फिर वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, समय के हिसाब से उनके हाथ में एक इमोशनल इशू है जिसको लेके वहां के लोग संवेदनशील हैं, इसको एक मुद्दा वो बना सकते हैं। तो अभी छात्रों से ध्यान भटकाने का भी राहुल गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखा है। राहुल गांधी जी से भी पत्र नहीं लिखा गया छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन इन्होंने माइनिंग के लिए पत्र लिख दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एक वो पता नहीं बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, बैठा है तो बैठा है। खबर कुछ ऐसी ही है। हैदराबाद की नलसर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक राहत की खबर है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। इसमें 2026 बैच के छात्रों के वकील के तौर पर एनरोल करने पर रोक लगाई गई थी।
अब ये क्यों हुआ था, उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। नलसर के कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह से पहले ये कहकर विरोध जता दिया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों डिग्री नहीं लेंगे। छात्र चीफ जस्टिस के कॉकरोच वाले बयान से नाराज थे और छात्रों के इसी फैसले के विरोध में बार काउंसिल ने यह फैसला लिया कि 2026 बैच के छात्रों को वकील के तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एनरोल नहीं करेगा। हालांकि इस फैसले को तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर वापस ले लिया गया और यह कहा गया कि हर छात्र का अधिकार उससे नहीं छीना जा सकता। इस मामले में जांच की जाएगी, आइडेंटिफाई करने की बात होगी या नहीं होगी वो आगे की बात है, लेकिन फैसला फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर वापस लिया गया है। एक बयान आप सुन लें इस पर। कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है। कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। एक छोटी सी बात है अजीत जी, बहुत बहुत लेमैन की भाषा में मैं ये कहती हूं कि जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच है, वो छात्रों की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। इस पे फिर ये नलसर में क्या हो गया? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैसा फैसला लिया? ठीक बात है, ये इस तरह के प्यूनिटिव एक्शन क्या ये मामला ही नहीं था। आप दंडात्मक कार्रवाई इसमें कैसे कर सकते हैं? इस बात के लिए कि अगर उस बैच के छात्र ये कह रहे हैं कि हम चीफ जस्टिस के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे, तो इसके लिए आप उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। छात्रों की बात थी, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो कॉकरोच वाली बात, मैं वो छात्रों की भी बात का समर्थन नहीं कर रही हूँ। सीजेआई ने कोई बात कही, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, उससे आपकी डिग्री का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक बात है, लेकिन अब उनका एक विरोध करने का एक तरीका है सबके। आजकल तो आप देख रहे हैं ना कि हर चीज में हम प्रोपोर्शन नहीं देख सकते हैं कि आपका विरोध डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये तो होता है हर कोई मध्य मार्ग है ही नहीं है। आप एकदम एक्सट्रीम पर जाकर के विरोध कर रहे हैं। तो ये छात्रों का एक एक्सट्रीम था। उन्होंने कहा कि कॉकरोच वाले बयान से नाराजगी थी, और दूसरी उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कथित तौर पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है ये सुनवाई करने के लिए। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई थी और हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन इन 2 कारणों से उन्होंने कहा, और ये एक तरीका था उनका आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने का। उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई। वो आए नहीं थे यहाँ जंतर मंतर, या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो इस तरह से किया उन्होंने। तो इस बात का हल वहां लोकल जो यूनिवर्सिटी नलसार के एडमिनिस्ट्रेशन निकालता, वो चीफ जस्टिस से बात करता। चीफ जस्टिस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, उनकी भावनाएं नहीं हाथ हुई। लेकिन अचानक बार काउंसिल की भावनाएं हाथ हो गई। बार काउंसिल को लगने लगा कि चीफ जस्टिस का अपमान हो रहा है। भाई, चीफ जस्टिस के पास ये बात पहुंचेगी, लेकिन सर इंस्टीट्यूशन का अपमान तो बराबर हो रहा है। आप चाहे प्रधानमंत्री का देख ले, चाहे आप सीजेआई का देख ले, चाहे आप कोर्ट का देख ले, ये अपमान तो बराबर हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशन की इमेज को डैमेज करने की बराबर कोशिश हो रही है। हाँ, लेकिन उसको बचाने की कोशिश भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो रही है। जैसे प्रधानमंत्री अपने पीएम का इंस्टीट्यूशन उसको बचाने सामने आए ना, उन्होंने कहा ना, उन्होंने सीधा सीधा संवाद किया। वैसे चीफ जस्टिस ने भी अपने मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा या उनकी ये मंशा नहीं है। और अभी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर चीफ जस्टिस के कार्यालय से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के यहाँ से बात वो जो बार-बार आरटीआई या फिर ये सब जो केसेस लग रहे थे, उस पर उनका बयान था कि मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला आया था उनके यहाँ कि इस मामले में सुनवाई करने के लिए। मैं वो कॉकरोच वाले बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने जो कॉकरोच भी बोला था उसका संदर्भ वाज नॉट एग्जैक्टली युवा, बहुत सीमित संदर्भ था। उन्होंने कहा कि ये जो लोग, वो एक खास ग्रुप जो हमेशा पीआईएल लेके पहुंच जाते हैं, और ये कई बार कोर्ट ने पहले भी कहा है, कॉकरोच नहीं कहा। और उसमें सब पीआई लेके आते हैं उनको नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री वाले। क्योंकि आजकल एक बड़ी ये भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर नीचे के कोर्ट तक इसकी भी जांच हो रही है कि बहुत सारे वकील फर्जी डिग्री लेकर के प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने फर्जी डिग्री वालों के लिए भी कहा कि फर्जी डिग्री वाले या ऐसे लोग जो इधर असफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, तो आरटीआई के जरिए या मीडिया के जरिए एक्टिविस्ट बन के आप वो जो बात कह रहे हैं ना सर, एक्सट्रीम, हर चीज को इतना एक्सट्रीम में लिया जा रहा है और कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं पहली खबर से लेकर इस खबर तक कह रही हूं, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, संदीप दीक्षित हो, निशिकांत दुबे हो, अभी आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो किया,
सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक खबर आपको और दे दूं, नीट और री नीट की परीक्षा में धांधली के मामले में बिहार की ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मेडिकल छात्र डॉक्टर उज्जवल राज और डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट और डॉक्टर रविशंकर का भाई अश्विनी कुमार शामिल है। ईओयू ने मुख्य आरोपी डॉक्टर उज्जवल राज को पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उसके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 2,95,000 रुपए कैश बरामद हुआ। इसके बाद 12 अगस्त को रीनीट यूजी परीक्षा से जुड़े हुए 3 मामलों के मुख्य आरोपी डॉक्टर रविशंकर उर्फ सम्राट को गिरफ्तार किया गया। वो भी महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पावापुरी में एमबीबीएस फाइनल ईयर का छात्र है। डॉक्टर रविशंकर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को फर्जी तरीके से पास कराने के लिए स्कॉलर बिठाने और दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। अश्विनी कुमार तीसरा आरोपी है, जो कि डॉक्टर रविशंकर का सगा भाई है और अभ्यर्थियों की तलाश की काम करता था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ सज्जन जी, जो नया कानून बना है उसी कानून के तहत ही क्या इन तीनों अपराधियों पर भी एक्शन होगा? देखिए, होना चाहिए, चूंकि वो कानून बन चुका है और उसके तहत जो इस कानून में प्रोपोर्शनेट जो एक्शन थे कि ये डेटरेंट साबित हो, उसके तहत ही होगा। और इसमें ये दिखेगा भी कि अभी तक संजीव मुखिया जैसे जो सरगना थे, नालंदा जिला तो बिहार में ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम स्कैंडल का हब है। संजीव मुखिया से संयोगवश वो नीतीश कुमार जी का भी गृह जिला है, लेकिन ये उसका डार्कर साइड है, ब्राइटर साइड नहीं है। तो अभी तक ये हो रहा था कि वो छूट जा रहे थे। अब जो नया कानून आया है जिसमें कि ईयर ऑफ पनिशमेंट बढ़ा है, उसके अलावा बाकी भी प्यूनिटिव प्रोविजन बने हैं, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा देखने का कि जो कानून बना है, डेटरेंस जो आया है, वो व्यवहारिक तौर पे कितना वो सफल होता है, कितना वो डेटरेंट का काम करता है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने हिंदी भाषी लोगों की कुछ परेशानी बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में सभी कमर्शियल पैसेंजर वाहन चालकों के लिए मराठी अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया गया था, जो कि कल खत्म हो रहा है। इसके बाद ऑटो, कैब और टैक्सी ड्राइवर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई ड्राइवर अगर बेसिक मराठी नहीं बोल पाता है तो उसे सबसे पहले 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस पीरियड में भी मराठी ना सीख पाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंशन के बाद भी मराठी ना सीखने पर ड्राइवर का लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है। जो 1949 का रूल है, वो रूल के हिसाब से उनको जो मराठी है, बेसिक मराठी, वो आना जरूरी है, मगर वो नहीं बात कर रहे थे अब तक मराठी में। तो हमने नया रूल बनाया और रूल के हिसाब से अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के हमने हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहा है और उस माध्यम से कार्रवाई करना जब भी चालू किया तो कुछ यूनियन के लोग हमारे पास आए और उन्होंने वक्त मांगा जो 15 अगस्त को खत्म होता है। फिर भी हमारा यही कहना है, 1,10,000 से ज्यादा लोगों को हम मराठी सिखा पाए। 1,35,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पास कंप्लेंट भी की कि हम मराठी सीखने जा रहे हैं। तो मुझे आनंद है, खुशी इस बात की कि लोग मराठी सीख रहे हैं। मगर 15 अगस्त के बाद में अगर किसी को मराठी नहीं आता है तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी। पहले उन्हें 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद में उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और फिर भी अगर उनको मराठी नहीं आए तो उनका परमिट कैंसिल किया जाएगा। 15 अगस्त की तारीख देश की आजादी की तारीख है। ये भाषाई बेड़ियों से आजादी की तारीख कब निकलेगी सर? नहीं, ये तो भाषा के आधार पर भेदभाव का जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा नहीं किस तरह से आप कानून बना करके किसी को बाध्य कर रहे हो कोई भाषा सीखने के लिए। और अगर ऐसी नौबत आती है तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि किन स्थितियों ने आपको प्रेरित किया कि आप लोगों को कहें कि आप मराठी सीखिए? इतने वर्षों से, आज़ादी के बाद 80 साल में अगर ऐसी नौबत नहीं आई है, मराठी नहीं जानने की वजह से अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन हुआ हो महाराष्ट्र में कि सार्वजनिक सेवाओं में जो गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं, जो ऑटो टेम्पो चलाते हैं, जो ट्रक बस चलाते हैं, अगर उनको मराठी नहीं आती थी तो सारी सेवा ठप हो गई थी महाराष्ट्र की। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो बताएं वहां के लोग, वहां के मंत्री, वहां के सरकार बताएं। और सर, सीखने की ये जो बात कह रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करने वाला, ऑटो चलाने वाला बैठ के पढ़ेगा और सीखेगा कब एक भाषा? हम उस बात पर आ रहे थे। पहले तो ये कि कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, कोई समस्या नहीं आई है, कोई संकट नहीं हुआ है उसमें। कभी इस वजह से कोई बाधा सार्वजनिक परिवहन में नहीं आया है कि अमुक ड्राइवर को मराठी नहीं आती थी, कभी नहीं आया है। ठीक बात है। तो एक तो पहली बात यह है कि आप कोई सर्वे बताइए, कोई स्थिति बताइए जिसकी वजह, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप ये कानून बनाए। ये विशुद्ध रूप से भेदभाव का कानून है।
आप उस स्वैच्छिक रखिए, आप कानून बना करके प्यूनिटिव एक्शन करके आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं कोई एक भाषा सीखने के लिए, और ये भेदभाव हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सब समान है इस देश के नागरिक, आप उस नागरिकता में भेदभाव कर रहे हैं भाषा के आधार पर, ये नहीं चल सकता है। आप प्यूनिटिव एक्शन नहीं कर सकते हैं, आप इसको स्वैच्छिक रखिए कि वो सीखे, सीखने के लिए उसको समय दीजिए, उसके लिए सीखने की व्यवस्था करिए कि वो सीखे, और जितने समय सीखे उसके लिए उसका पैसा दीजिए उसके समय के हिसाब से, और तब भी स्वैच्छिक रखिए। आप कानून बना करके नहीं लागू कर सकते। और अगर आपको इतनी ही है तो गैर मराठी जो वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं उनको बैन कर दीजिए, आप पहले ही उनके एंट्री में ही कर दीजिए ना। अगर आपकी सही में भाषा के प्रति प्रतिबद्धता है, संवैधानिक प्रावधानों का नहीं है, तो आप कंप्लीटली कहिए कि कोई भी वर्कर, ये भी नहीं वो कर चाहे सकते हैं। कॉर्पोरेट का हो, बॉलीवुड का हो, कहीं का हो, ये सार्वजनिक वाहन के चालक ही क्यों हो। नहीं, और ये चूंकि वो भी फिर संविधान का एक प्रावधान प्रोविजन है कि हम इस देश का नागरिक इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर के नौकरी और रोजगार करने के लिए स्वतंत्र, ये संविधान अधिकार देता है हमको, ये मौलिक अधिकार में आता है कि हम कहीं भी जाकर के, आर्टिकल 19 का पार्ट है कि हम देश में कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, आप हमको उसके लिए नहीं रोक सकते हैं। फिर आप इसके अजीब लिए सी कैसे रोक स्थिति सकते हैं? हमारे देश में है कि जो शिक्षा लेकर नौकरी करना चाह रहा है उसकी नौकरी चोरी हो जा रही है, जो परीक्षा देने के लिए बैठना चाह रहा है उसका पर्चा लीक हो जा रहा है, और जो बेचारा मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा रहा है उसको आप ये कह रहे हो कि बैठो पहले भाषा की शिक्षा लो और उसके बाद नौकरी करो, वरना टाटा बाय बाय गुड बाय।